सॉल्व किया था। किसी एक बच्चे ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, अगर वो कोई क्वेश्चन के लिए है तो इट्स फाइन, मैं अनम्यूट करके क्वेश्चन ले लूंगा। मरियम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं। ओके ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद मैंने एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो डाल दिया था। बहुत कम बच्चों ने वो मेरे ख्याल से अटेम्प्ट किया, तो वो सिर्फ इस सोच के तहत डाल दिया था कि मंडे को जो है वो आपका जो है वो एक टेस्ट होना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो सैंपल प्रैक्टिस टेस्ट होता है ना, वो कोशिश ये किया करें कि वो 5 मिनट 6 मिनट की तो कहानी है, उसे देन एंड देयर जो है वो सॉल्व कर लिया करें, ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो। सो वी शुड हैव सम टाइम इन हैंड टू डिस्कस दोस्त। सो लास्ट लेक्चर से मुतालिक अगर किसी के भी जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं या बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके फाइन। अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जहां तक का काम कर लिया, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ ली, हमने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ ली, गालिबन हमने एक आध न्यूमेरिकल भी जो है वो क्लास में, बल्कि 2 क्वेश्चन जो है वो क्लास में सॉल्व भी कर लिए थे। अब अगर अगर आपके पास जो है वो बुक मौजूद है तो बुक में गालिबन क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 होगा। मैं थोड़ा सरसरी तौर पे यही बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन इस तरह का होता था कि आपने एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग से एक मास कनेक्ट किया, ठीक, और फिर कहते ये थे कि जब आप इस मास को कनेक्ट करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा और ये किसी नई पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये पोजीशन जो है वो इसकी मेन पोजीशन हो जाएगी फॉर वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि जब तक स्प्रिंग से मास कनेक्टेड नहीं है वो स्ट्रेच नहीं होगा। जैसे ही आपने मास कनेक्ट किया, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा, पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने का मौका दूं कि लेट से ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाली आपके पास एक एक्सट्रीम हो जाएगी, ये वाली आपके पास दूसरी एक्सट्रीम हो जाएगी। ये वाइब्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन इट विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट। और जब ये रुकेगा तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। अब वो सवाल ये करते थे कि इसका जो टाइम पीरियड है, लेट से इसका जो है वो उन्होंने आपको जो है वो क्वेश्चन में टाइम पीरियड दे दिया, और अपनी आसानी के लिए लेट से मैं कह देता हूँ दैट टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, राइट। वो क्वेश्चन ये पूछा करते थे कि स्प्रिंग में से जब मास को रिमूव किया जाएगा तो स्प्रिंग जो है वो कितना शॉर्टन हो जाएगा। अच्छा, जब जब हम बात कर रहे होते हैं कि स्प्रिंग कितना जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, तो इसका मतलब है बेसिकली आपको ये डिस्टेंस एक्स ही मालूम करना है। मास कनेक्ट करने पर वो जितना स्ट्रेच हुआ था, जब जब आप जो है वो मास को रिमूव करेंगे तो जितना वो एलोंगेट हुआ था वो उतना ही जो है वो श्रिंक हो जाना है, उतना ही उसकी लेंथ में जो है वो कमी भी आ जानी है, ठीक। तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ टी गिवन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जब कभी भी आपके पास जो है वो बात हो रही होगी स्प्रिंग सिस्टम की और बात हो रही होगी टाइम पीरियड की, तो आपके जहन में जो वैल्यू आनी चाहिए, जो फॉर्मूला आना चाहिए, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला कौन सा था आपके पास? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। क्योंकि फॉर अ मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग, अगर आप जो है वो वैल्यू निकालना चाहेंगे टाइम पीरियड की, तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो सिर्फ एक यही फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने t = 2 सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया। अगर आप बुक में देखेंगे तो गालिबन ये बुक की प्रॉब्लम नंबर 2 होगी, और बुक में जो टाइम पीरियड गिवन होगा वो टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकेंड होगा। अच्छा, क्योंकि मेरे सामने बुक नहीं है तो मैं अपनी याददाश्त की बुनियाद पे चल रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा सिनेरियो आपको जो है वो बता भी दिया। अगर आप में से कोई बच्चा अगर जिसके पास बुक मौजूद हो तो वो इस बात को वेरीफाई करके, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप मुझे रेक्टिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। सर 0.5 सेकंड ही है, 0.5 सेकंड ही है। एक्सीलेंट। चले,
ये टाइम जो है वो आपके पास 0.5 सेकेंड हमें कंफर्मेशन भी हो गई। अच्छा अब देखें, सवाल में मुझे निकालना क्या है, एक्स। बात हो रही है स्प्रिंग सिस्टम की, तो स्प्रिंग सिस्टम में तो आपके पास फॉर्मूला है 2/m ओवर के, तो ये एक्स कैसे निकालेंगे? देखें, इस इक्वेशन में के मौजूद है, मेरे पास के की वैल्यू नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे हुक्स लॉ, एफ इक्वल के एक्स, सो के विल बी इक्वल टू एफ ओवर एक्स। जब आप मास को कनेक्ट करेंगे तो जो फोर्स लगेगी वो उसके वेट के बराबर होगी, तो एफ की जगह एम जी आ जाएगा, ये बनेगा एम जी एक्स। अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता तो इस सवाल में उन्होंने आपको मास की वैल्यू दी होगी समथिंग अराउंड 4 kg। लेकिन याद रखिएगा ये मास अब हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्यों? जैसे आप के की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट एम, के की जगह एम जी ओवर एक्स, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इवेंचुअली इक्वेशन बन जाएगी 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी। अब आपने सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, कैसे? टाइम पीरियड इज 0.5, 2 पाई 3.14 एक्स, और जी की वैल्यू 9.8 होती है। मैं इस 9.8 की बजाय इसको जो है वो 10 मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 से आप जो है वो थोड़ा आसानी से सिंप्लीफाई कर लें। अब अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, ये बन जाएगा 0.5 ओवर 6.28 इक्वल एक्स ओवर 10। अच्छा, अगर आपको स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे। वैसे तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, आप ई कैट वाले हैं, आप एनईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैलकुलेटर इज अलाउड, तो यहां से इसे सिंप्लीफाई करना बड़ा जो है वो आसान काम है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आप अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं। अगर कैलकुलेटर है तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो खत्म हो चुका, आपने सिर्फ कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकालना है। देखिए, अगर मैं स्क्वायर करूंगा 0.5 को, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 है। वो बच्चे जो ये बात नहीं समझ पा रहे, देखिए 0.5 का मतलब होता है 5/10। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 है, 10 का स्क्वायर 100 है, और 25/100 मुझे 0.25 दे देगा। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 6.28। अब अगर आप 6.28 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि वो 36 से ज्यादा आना है। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये 6.3 इंटू 6.3 वाली मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बड़ी दिलचस्पी रखता है ना 6.3 का स्क्वायर एग्जैक्टली निकालना है, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, गो के ई कैट वालों को इसकी नीड नहीं है, लेकिन कुछ सीखने में बुराई भी नहीं है। वैसे आप में से कोई बता सकता है कि मुझे 6.3 का स्क्वायर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो, तो एक तरीका तो यह है कि 6.3 इंटू 6.3 करो। कोई दूसरा तरीका जहन में आता है कि साहब ये करके स्क्वायर क्यूब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप में से कोई भी अपनी थॉट्स शेयर करना चाहे, जस्ट रेज योर हैंड। जी आमना। सर 6.3 है तो 6 का 36 है, फिर पॉइंट जी 3 का 9, 36.9। हाँ, आइडिया आपका सही है, लेकिन इसके अंदर एक गलती है, मैं दो बच्चे और एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हम उनसे जवाब ले लें, फिर मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। आइडिया आपका सही है, मैं थोड़ा सा जो है वो एक छोटी सी मिस्टेक है। जी सर अफरा। 6 प्लस 0.3 होल स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से आंसर आ जाएगा। एक्सेलेंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कहें कि जो 6.3 का स्क्वायर है, दिस इज बेसिकली 6 प्लस 0.3 स्क्वायर। अच्छा, जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे ना, तो फिर ये बनेगा क्या? फॉर्मूला वैसे तो आपको ये फॉर्मूला दिखा बताने का मतलब है कि आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये बनना चाहिए 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 b/3 प्लस बी स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 प्लस। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर मैं 6 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूं तो गालिबन ये 1.8 बन जाएगा, और 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.6 बन जाएगा, अगर मैं गलत कैलकुलेशन नहीं कर रहा, राइट। और 0.3 का स्क्वायर जो है वो 0.9 हो जाएगा। अब अगर आप इन सारी चीजों को जो है वो सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए, देखिए 36 प्लस 3.6
6, ये आपके पास बन जाएगा क्या 39.6 और इसके अंदर ऐड हो रहा होगा क्या 0.9। ठीक, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इस तरीके से जो है वो इनफैक्ट 0.3 का स्कोर आप निकालेंगे तो वो 0.09 आएगा, तो ये बन जाएगा 39.69 कुछ इस तरह। तो इसी प्रैक्टिस करना, आप बआसानी ये काम कर सकते हैं। तो क्योंकि ई कैड में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन मैं फिर भी वो बच्चे जो एनईटी के अलावा कहीं टेस्ट देंगे तो शायद उनके जहनों में ये आइडिया होना चाहिए कि हम जो है वो विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, हाँ, आपके पास 1 से 2 मिनट है, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक के पोर्शन से मुताल्लिक, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अब होगा ये कि मैं इसके बाद जो है वो वेव वाला पोर्शन जो स्टार्ट करूंगा और फिर हम सबसे एंड में जो है वो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें पूरे चैप्टर का रिव्यू जो है वो एक साथ भी हो जाएगा। तो अब अगर आप में से किसी भी बच्चे के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं है तो एक सवाल है, हम नॉर्मली जब एएस फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर इस तरह की ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, और एनटीएस में तो ये रिवायत बहरहाल रही है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो शायद जो कैम्ब्रिज का बच्चा होता है वो देख के बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, जो सिलेबस इंटर वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ अगर आप मुझसे पूछें तो उससे ज्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है। तो आपके पास जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तो मैं बात नहीं करूंगा, जो डेप्थ ऑफ कंटेंट है या डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए ना, वो बहुत है। आप हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखें, क्वेश्चन इस तरह का आता है कि अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से 3 तरह के ग्राफ्स बनाना चाहूं, ठीक, एक ग्राफ में बनाना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट का, एक ग्राफ में बनाना चाहता हूं वेलोसिटी का, और एक ग्राफ में बनाना चाहता हूं एक्सेलरेशन का। ठीक, और अगर मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह जा रहा है फॉर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह गया है फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होना चाहिए? बल्कि वेलोसिटी से पहले आप मुझे एक्सेलरेशन का बताएं। अगर कोई बता पाए कि सर ये जो साइन कर्व बना हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ एक्सेलरेशन के लिए तो फिर इस ग्राफ को कैसा होना चाहिए? अगर आप में से कोई भी बच्चा बताना चाहे। जी मैं सर जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है उसका नेगेटिव होगा, माइनस हाँ, साइन। किस हाँ, माइनस साइन होगा, तो मैं ग्राफ पे कैसे शो करूं? सर पहले नीचे जाएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट का ऊपर गया था तो नीचे हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि हम फेज रिवर्स कर दें। हाँ ठीक है, आप तो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से ए लेवल्स वाले बच्चे हैं, तो आप तो खैर इस बात को बखूबी जानते होंगे। देखें, उमर ने जो है वो जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिया कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेशन के रिलेशन को देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या कहते थे, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटीज एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम होंगी और एक साथ ही जीरो होती हैं। तो जिस पॉइंट पे एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां एक्सेलरेशन भी जीरो है। जिस पॉइंट पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बना, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम बनेगा। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका फेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्रस्ट की बजाय ट्रफ बनेगा क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक, तो अब अगर आप जो है वो ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है वो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह बनना चाहिए कि जहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वहां एक्सेलरेशन मिनिमम हो गई, ये बिल्कुल इनवर्स चलेगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाए? जी कासिम। कॉस का ग्राफ, सॉरी, कॉस का ग्राफ। कॉस का, बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। तो अब ये जो कॉस्ट का ग्राफ है ना, इस बात को जरा समझ लीजिए। देखिए ये तो माशाल्लाह से, ये मेरे ख्याल से सारे जो है वो कैम्ब्रिज वाले बच्चे ही हैं जो ये जवाब दे रहे हैं। कॉस्ट ग्राफ से क्या मुराद है? देखिए आपको याद होगा, मैंने अभी जो सैंपल टेस्ट मेरे ख्याल से अपलोड किया था उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। फिर जहां पर ये मिनिमम बनेगा वहां ये मैक्सिमम हो जाएगा, जहां ये मैक्सिमम होगा वहां ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ कॉस है। बेसिकली ये वाला जो ग्राफ है ये साइन कहलाता है, ये वाला ग्राफ कॉस कहलाता है। याद करना बड़ा आसान है। साइन 0 0 होता है तो साइन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और कॉस 0 1 होता है मैक्सिमम, तो वो 0 पे अपनी पीक से स्टार्ट हुआ करता है। ये एक छोटी सी बात थी जो शायद हम इस तरीके से सोचते नहीं है। ग्राफ अगर आपको समझ में आ जाए तो एक अच्छी नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए। देखिए अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक होगा बेसिकली किसका? वेव्स का। ठीक, ये दो बच्चों ने अपना हैंड रेस किया हुआ है। अगर वो गलती से हैंड रेस हो गया है तो उसे डाउन कर लें, अदरवाइज मैं अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा। उमेर आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? नहीं सर। ओके ओके नाउ, अब अगर यहाँ तक की बातें जो है वो सारी क्लियर हैं तो अब जरा बात कर लेते हैं किसकी? वेव्स की। देखिए हम ये कहते थे कि फिजिक्स में चीजें दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या तो वो पार्टिकल है या वो वेव है। और पार्टिकल और वेव में हमारे जहनों में दो बुनियादी डिफरेंसेस जो है वो मौजूद हैं। पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल इन, बल्कि मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई मुझे बताए कि सब पार्टिकल नेचर में और वेव नेचर में ये दो बुनियादी डिफरेंस हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पर यू कैन क्लासिफाई समथिंग एज वेव और समथिंग एज पार्टिकल। अगर अगर आप में से कोई भी आंसर करना चाहे। चले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो समझा देता हूँ। देखिए जब आप किसी रूम में बैठे हुए होते हैं तो लाइट भी वेव है जो आपके ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको लाइट फॉल होती हुई फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पे सैंड स्टॉर्म है या बड़ी हैवी रेन फॉल है तो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो आके आपको हिट करते हैं। पार्टिकल में और वेव में जो एक बुनियादी फर्क हम पढ़ते रहे वो ये कि पार्टिकल कैन एक्सर्ट फोर्स, वेव कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स। पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करता है, वेव जो है वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। याद है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो आपने कहा था कि कैथोड रेज आर मैकेनिकल इन नेचर, दे आर पार्टिकल इन नेचर। व्हाई? बिकॉज जो पिन व्हील आप कैथोड रे के पैसेज में रखते थे वो पिन व्हील रोटेट करता था। उसके रोटेट करने का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल है जो उसे हिट कर रहा है। एनीवेज, वेव में फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि जब वेव्स शार्प एजेस को हिट करती हैं तो दे स्प्रेड आउट, दे बेंड, और इस चीज को हम नाम देते थे किसका? डिफ्रैक्शन का। तो वेव के अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है जिसको आप डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। पार्टिकल जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं करता। थोड़ा सा रिलेट कर दो, तभी आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में जब वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे और वहां पर आप डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे तो वो इस बात का एविडेंस था कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक वेव, राइट? तो पार्टिकल और वेव में ये बुनियादी से फर्क है। पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल कैन एक्सर्ट फोर्स। वेव्स स्प्रेड आउट, वेव्स बेंड अराउंड शार्प एजेस जिसको आप डिफ्रैक्शन कहते थे, और वेव जो है वो फोर्स एक्सर्ट नहीं किया करती। अब अगर आप बात करते हैं वेव की तो आपके जहन में मौजूद है कि वेव्स जनरेट कैसे होती थी। आपने कहा कि अगर हम एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में वाटर स्टैग्नेंट है, आप एक स्टोन लें, एक पेबल लें, उसे ड्रॉप करें तो क्या होगा? वो स्टोन वाटर को हिट करेगा और आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा जिस पैटर्न को आप नाम दिया करते थे रिपल पैटर्न का। शायद आप में से बहुत से लोगों को वो रिपल टाइम एक्सपेरिमेंट जो है वो जहनों में भी हो। आपको बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए नजर आएंगे। अब
ये जो रीजन है, ये जो कर्व पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे लिए कहलाते थे क्या? वेव फ्रंट। चैप्टर नंबर 9 में हम इस हवाले से बात भी करेंगे। दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता था वो वेवलेंथ हुआ करता था। कहते ये थे कि एवरी वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ एवरी नेक्स्ट वेव फ्रंट। अब जब ये वेव ट्रेवल करेगी तो आपने क्या कहा? वेव इज अ सिंगल डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू आउट द मीडियम। सिंगल डिस्टर्बेंस क्यों कहते थे? क्योंकि वो स्टोन ने सिर्फ मिडिल पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उन्होंने अपने नेबरिंग को डिस्टर्ब किया। तो एक हमारे पास डेफिनेशन थी क्या? वेव इज अ सिंगल डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू आउट द मीडियम। और जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या थी? वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रेवल्स। ठीक, तो ये वेव की दो डेफिनेशन थी कि वेव एक सिंगल डिस्टर्बेंस है जो थ्रू आउट द मीडियम ट्रेवल कर जाएगी, और वेव एक मैकेनिज्म है जिससे एनर्जी ट्रेवल करती है। अब आपने वेव को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल, आपने वेव की एक टाइप पढ़ी कि वेव्स आपके पास या तो ट्रैवलिंग होती हैं या वेव्स आपके पास स्टैंडिंग होती हैं। देखिए, एक बात तो जहन में रखिएगा, ऑल वेव्स आर ट्रैवलिंग, या जिसको बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हो। प्रोग्रेसिव बना है प्रोग्रेस से, और बहुत सारे स्टैंडिंग को जो है वो स्टेशनरी के नाम से जानते होंगे। देखिए, याद रखिएगा, ऑल वेव्स आर प्रोग्रेसिव, ऑल वेव्स आर ट्रैवलिंग, क्योंकि वेव कभी रुक नहीं सकती। तो फिर ये स्टैंडिंग वेव्स क्या थी? जब स्टैंडिंग वेव का पोर्शन आएगा वहां पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ फर्क वाजे कर दूं। स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स व्हिच आर ट्रैवलिंग एक्चुअली, बट दे डोंट अपीयर एज ट्रैवलिंग, दे डोंट सीम टू बी ट्रैवलिंग। आप ये कहते थे कि स्टैंडिंग वेव्स वो वेव्स हैं जो ट्रैवल तो करती हैं, लेकिन ये ट्रैवल करते हुए जो है वो नजर नहीं आती। और ट्रैवलिंग वेव्स वो वेव्स हुआ करती थी जो ट्रैवल करती थी, और ट्रैवल करने के साथ साथ जो है वो ट्रैवल करती हुई नजर भी आया करती थी। ये वेव की एक कैटेगरी थी। फिर वेव की एक कैटेगरी आपने पढ़ा है कि या तो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या वेव्स आपके पास मैकेनिकल होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स थी जिनके लिए मीडियम रिकॉर्ड नहीं था, डोंट रिकॉर्ड मटेरियल मीडियम। और मैकेनिकल वो थी विच डू रिकॉर्ड मीडियम। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? लाइट वेव्स। लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिकॉर्ड नहीं है। साउंड वेव्स मैकेनिकल है क्योंकि उनको मीडियम रिकॉर्ड है। तो लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल। जो थर्ड कैटेगरी आप बनाते थे, आपके पास वेव्स हुआ करती थी या तो ट्रांसवर्स, या वेव्स आपके पास हुआ करती थी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स क्या थी? ट्रांसवर्स में अगर वेव आपके पास ट्रेवल कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आपके पास वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलरली, कुछ इस तरीके से। ठीक, कितने एंगल पे वाइब्रेट करेंगे? 90 डिग्री पे। ये जो रेड है ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है, और जो ब्लू है वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। तो आप क्या कहते थे? द वेव्स इन विच पार्टिकल्स परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलरली to the direction of propagation of wave are known as transverse wave. Once again, light इसकी एग्जाम्पल है। इसके बरखिलाफ अगर आप बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? आपके पास वेव अगर राइट पे ट्रेवल कर रही है तो जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो उसके पैरेलल वाइब्रेट करेंगे। तो वंस अगेन हियर रेड इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड ब्लू इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर दोनों पैरेलल बन गए तो ये आपके पास बन जाएगी क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसके एग्जांपल हमारे पास हुआ करती थी क्या? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अच्छा, अब अगर हम फॉर टाइम बीइंग सिर्फ ट्रांसवर्स की ही बात कर लें, तो आप ट्रांसवर्स वेव में क्या कहते थे कि ये आपके पास जो है वो मेन पोजीशन है, और यहां पर अब एक वेव जनरेट होगी जो वेव को इस तरह जाएगी। वो तमाम पार्टिकल जो मीन के अबव हैं, वो तमाम पार्टिकल आपके पास कहलाते थे या मिलके बनाते थे क्या? क्रेस्ट। और जो मीन के नीचे हैं वो सब मिलके बनाया करते थे क्या? ट्रफ। जब एक क्रेस्ट
और एक ट्रफ आपके पास मिल जाया करता था, तो जो चीज आपके पास बनती थी उसको हम नाम देते थे वेव का, और एक वेव की लेंथ को डिनोट किया जाता था ग्रीक लेटर लैम्डा से, और इसको हम नाम देते थे क्या, वेव लेंथ, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। अब इस वेवलेंथ की आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ रखी है। नंबर 1, लेंथ ऑफ अ वेव। और जब मैं कहता हूं ऑफ अ वेव, इट मींस दैट वन क्रस्ट कंप्लीट एंड वन ट्रफ कंप्लीट, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक कंप्लीट वेव बना लेंगे। फिर एक दूसरी डेफिनेशन आप क्या कहते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो इस डिस्टेंस को देखें तो ये भी वेवलेंथ है, अगर आप इस डिस्टेंस को देखें तो ये भी वेवलेंथ है। ये मैंने बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट बनाया है। इसके बरखिलाफ अगर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये भी आपके पास एक वेवलेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ होगा। इसके बाद आप वेव में एक टर्म पढ़ा करते थे, आइडेंटिकल पॉइंट्स। आइडेंटिकल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहा करते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और जिनका डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन हमेशा सेम हुआ करता है। क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर एक नई वेव फॉर्म बना दूं, लेट्स अब इस वेव फॉर्म को देखें। इस वेव फॉर्म में एक पॉइंट है पॉइंट पी, एक पॉइंट है पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है आर, एक पॉइंट है एस, टी, यू, वी एंड डब्ल्यू। अब अगर आप पॉइंट पी और आर को गौर से देखें तो पॉइंट जो है वो इन फेस पॉइंट्स है। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम होगी। अब दोनों जो है वो यहां से डिसेंड करेंगे, नीचे की तरफ जाना चाहेंगे। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। आप चेक कर सकते हैं इनके दरमियान ट्रफ तो पूरा कंप्लीट नजर आ रहा है, आधा क्रस्ट यहाँ मौजूद है, आधा क्रस्ट यहाँ मौजूद है, तो ये पूरी एक वेव है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो आप मुझे बता सकते हैं पॉइंट टी का आइडेंटिकल पॉइंट कौन सा होगा, यू, वी या डब्ल्यू? अगर आप में से कोई भी बताना चाहे कि पॉइंट टी के लिए आइडेंटिकल पॉइंट कौन सा होना चाहिए। जी जुल्फिकार। सर वी होगा। वी होगा, बिल्कुल सही। देखिए, इसके लिए जो आपके पास पॉइंट होगा वो आपके पास वी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, नजर आ रहा है, दोनों के लिए डायरेक्शन भी और मोशन भी क्या है, सेम। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेंगे, आप यहां पर निकाल लें, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास जो है वो एक वेवलेंथ बनेगी, क्योंकि जितना पोर्शन क्रस्ट का आपने यहां पर छोड़ा होगा इधर, वो आपने आगे जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। तो एक नई डेफिनेशन ने क्या सीख ली, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स। अच्छा, एक डेफिनेशन और भी है। देखिए, जिस तरह वाइब्रेटरी मोशन में टाइम पीरियड होता था, वन वाइब्रेशन इज एग्जैक्टली वन कंप्लीट वेव। याद रखिएगा, वन रोटेशन, वन वाइब्रेशन, वन वेव, ये तीनों आइडेंटिकल चीजें हैं। तीनों में टाइम पीरियड है, तीनों में फ्रीक्वेंसी है, तीनों का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन बनना है। अच्छा, अब हम ये कहते थे कि वो टाइम जिसमें एक वेव कंप्लीटली जनरेट हो तो वो टाइम पीरियड कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फिगर में टाइम पीरियड मार्क करना चाहूं तो वो टाइम पीरियड ये वाला पॉइंट है। ठीक, अगर ये वाला टाइम पीरियड है तो क्या मैं कह सकता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन इट्स टाइम पीरियड। वो डिस्टेंस जो वेव अपने टाइम पीरियड में ट्रेवल करती है वो भी उसका टाइम पीरियड कहलाया करता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, कभी कभार एमसीक्यूज में हमें डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल भी करनी पड़ सकती है, तो हमें आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, इस आइडिया को इस्तेमाल करके कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन इट्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। वो फॉर्मूला क्या था,
हम ये कहते थे कि s is equal to v times t, अगर मैं मान लूं कि स्पीड ऑफ अ वेव इज कांस्टेंट, और फिर जब आप इस स्मॉल टी को टाइम पीरियड से रिप्लेस करते थे तो आप क्या कहते थे कि अगर स्मॉल टी टाइम पीरियड से रिप्लेस होगा तो जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो फिर फॉर्मूला आपके पास बनता था लैम्डा इक्वल v टाइम्स टी, यानी v इक्वल 1/t टाइम्स लैम्डा। वी ऑल नो 1/t इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, सो v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन था, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ठीक। अच्छा, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का एक तरीका और भी था, क्योंकि जब मैं डॉपलर इफेक्ट आपको रिव्यू कराऊंगा तो मैं वहां पर वो मेथड इस्तेमाल भी करूंगा। तो बेहतर है यहीं पर सीख लीजिए, एक कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो शायद चीजें आसानी से याद हो जाए। देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस s फिक्स्ड है और इसमें एक वेव बन रही है, तो मैं कह सकता हूं s इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। अगर इसी डिस्टेंस s में मेरे पास दो वेव बन रही हो तो मैं कह सकता हूं s इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अगर इसी डिस्टेंस s में मेरे पास तीन वेव बने 1 2 एंड 3 तो मैं कहूंगा s इक्वल 3 लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस s में मेरे पास n वेव बन जाए, मुझे नहीं पता बीच में कितनी वेव्स हैं, तो मैं कहूंगा s इक्वल n लैम्डा, वे n इज नंबर ऑफ वेव्स, राइट। और हमें मालूम है s इज इक्वल टू vt। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, vt इक्वल n लैम्डा, जिसका मतलब बनेगा v इक्वल n ओवर t लैम्डा। शायद आपको अब क्लिक कर जाए, हमने पहली क्लास में बात की थी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। So this n over t is actually frequency. So what we will be getting, v equal f lambda. ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप है, v इक्वल एफ लैम्डा। जब भी वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या टाइम पीरियड की बात होगी तो आप जो है वो बआसानी जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, क्योंकि बात हो रही है वेव्स की, तो वेव्स में जो आपने अगली चीज पढ़ी वो बेसिकली आपने पढ़ी थी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, यानी चैप्टर में वेव का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, उसमें हमने जो है वो ट्रांसवर्स वेव वो जो है वो बड़ी डिटेल में पढ़ी। अच्छा, जब मैं ये पूरा चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा ना, तो एक टॉपिक था, शायद आपने से कुछ बच्चों ने मैथ्स में फिजिक्स में पढ़ा भी हो, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव, किताब के अंदर मौजूद है। हम फर्स्ट ईयर में नॉर्मली थ्योरी पढ़ाते वक्त वो टॉपिक नहीं पढ़ाते, और क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक था, लेकिन एप्टीट्यूड के हवाले से जो बातें उससे मुतालिक होंगी वो मैं एंड में आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं एंड में इससे बताऊंगा, मेरा ख्याल है कि आप में से शायद कुछ बच्चों ने वो टॉपिक ना पढ़ा। लेकिन अगर फर्ज कर ले मैं सब कुछ खत्म करा के अगले चैप्टर पे जा रहा हूँ, तो मुझे एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे दिएगा कि सर वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेव्स से मुतालिक हमें दो तीन बातें ही करनी है, छोटी छोटी, 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, लेकिन वो मैं बिल्कुल सबसे एंड में करना चाहूंगा। अच्छा देखें, अगर वेव्स में यहाँ तक अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स जो है वो उसकी तरफ बढ़ जाऊंगा। ओके, अगर आप में से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि वेव जो है वो कभी स्टैंडिंग नहीं हो सकती, वेव कभी रुकी भी नहीं हो सकती। ऑल वेव्स आर एक्चुअली ट्रेवलिंग इन नेचर, ऑल वेव्स आर एक्चुअली ट्रेवलिंग इन नेचर। तो फिर स्टैंडिंग वेव्स क्या थी? आप क्या करते थे? आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रिंग लिया, उसके बाद आप उस स्ट्रिंग को टाई करते थे एक एंड से, ठीक। एंड में आपके पास जो है वो एक अदद जो है वो पुली मौजूद हुआ करती थी। आप में से बहुत से बच्चों को याद होगा, पुली का मकसद जो है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करना है। अब ये स्ट्रिंग इस पे से नीचे की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या क्या करते थे, यहाँ पर आप जो है वो एक वेट पेन जो है वो सस्पेंड करते थे, वेट हैंगर।
इस वेट हैंगर के मास को मैं लेता था m2, हम स्ट्रिंग के मास को लेते थे m1। देखें ये टर्मिनोलॉजीज या ये सिंबल्स हैं वो जहन में रखने हैं। मेरे नजदीक m1 का मतलब है मास ऑफ स्ट्रिंग, मेरे लिए m2 का मतलब है मास ऑफ पेन। बल्कि एक काम कर लेते हैं, हम मास ऑफ स्ट्रिंग को सिर्फ m कह देते हैं और मैं m1 इस्तेमाल कर लेता हूं किसके लिए, मास इन पेन। तो दो चीजें, एक मास ऑफ पेन है और एक है मास इन पेन, कि आपने इसके अंदर कितना वेट डाला। तो अब क्या होगा, जो टोटल वेट एक्ट करेगा वो टोटल वेट बराबर होगा mg के। और ये m आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ पेन प्लस मास इन पेन। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर का जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट भी जहन में आ रहा होगा। बट आपको टोटल मास मिल गया, इस टोटल मास से एक वेट जनरेट होगा जो प्रोड्यूस करेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज mg। क्योंकि स्ट्रिंग ने ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं करना, इसका मतलब टेंशन और वेट जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज t। अब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, अब अगर आपने इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया तो इसके अंदर एक वेव पैटर्न जनरेट होगा और वो वेव जो है वो ट्रेवल करेगी कुछ इस तरह, क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, फिर क्रस्ट होगा। वेव यहां से टकरा के बाउंस बैक होगी, तो जब वो बाउंस बैक होगी तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो बनाएगी। तो एक दफा वेव लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेगी, अगली दफा वेव जो है वो राइट से लेफ्ट ट्रेवल करेगी। ये सारा काम इतना रैपिड हो रहा होगा कि आपको वेव का लेफ्ट से राइट जाना और राइट से लेफ्ट जाना नजर नहीं आएगा। आपको वेव जो है वो स्टैंडिंग या स्टेशनरी नजर आएगी, तभी हम इसको स्टैंडिंग वेव कहते थे। और तभी हम कहते थे कि स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स विच आर ट्रैवलिंग बट दे डोंट अपीयर एज ट्रैवलिंग। वो ट्रैवल तो कर रही हैं लेकिन वो ट्रैवल करते हुए आपको नजर नहीं आती थी। अच्छा, अब इन स्टेशनरी वेव्स को जो खास तौर पर हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ये कहलाती थी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स या ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। जब आप इसकी स्पीड निकालने चाहते थे तो वो स्पीड निकाली जाती थी √T/म्यू से। और ये म्यू क्या था, ये म्यू आपके पास कहलाती थी क्या, लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। याद रखिएगा, डेंसिटी का मतलब सिर्फ मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। डेंसिटी इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय साइज, दैट साइज कुड बी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, याद है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा करते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो शायद कुछ पोर्शन जो है वो सुन नहीं पाए होंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा,
क्या आप लोगों को अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो इखलाक आखिरी चीज क्या सुनी थी आपने? सर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक्सीलेंट। इसका मतलब ज्यादा हमने कुछ मिस नहीं किया। देखिए, मैं ये बात बता रहा था कि जैसे आप सेकंड ईयर फिजिक्स में जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज करते रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वहां पे आप चार्ज को डिवाइड क्या करते थे? एरिया से। ठीक, इसी तरह यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। और लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो अब हमें मालूम है v इज गिवन बाय अंडर रूट टी ओवर म्यू। मैंने वैल्यू पुट की, टेंशन इज mg, म्यू इज m ओवर l। जो फाइनल फॉर्म आपके पास आएगी वो आएगी v इक्वल अंडर रूट mgl ओवर mk। अब एग्जाम में डिपेंड करता है आपको डेटा किस फॉर्म में दिया गया। एक एक एमसीक्यू की टाइप पे पेपर में बड़ी फ्रीक्वेंटली आती थी। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव को डबल कर दें, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है मुझे टेंशन जो है वो कितना करनी पड़ेगी? अगर मैं चाहता हूं कि स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव गेट्स डबल्ड, so what should I do with the tension? Because linear density of the string is a constant for density. आप में से वो बच्चे जो आदमजी साइंस कॉलेज में पढ़ते रहे उनके बारे में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, वहाँ सोलोमीटर का एक प्रैक्टिकल कराया जाता था। अब पता नहीं अब वो कराते हैं या नहीं। वहाँ डेंसिटी चेंज करने के लिए आपको स्ट्रिंग चेंज करना पड़ता था। याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ अ वाई इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। अगर आप डेंसिटी चेंज करना चाहते हैं आपको स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में फिलहाल जो चीज रेडीली चेंज की जा सकती है दैट इज टेंशन। हाउ? जस्ट कीप ऑन पुटिंग वेट इन द वेट पेन और कीप ऑन रिमूविंग वेट फ्रॉम द वेट पेन, यू कैन इजीली चेंज द टेंशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि जब टेंशन टी थी तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव वाज v। अब मैं चाहता हूं कि स्पीड जो है वो डबल हो जाए, तो मुझे टेंशन कितनी करनी पड़ेगी? अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो इस सवाल का जवाब देना चाहे। सर टेंशन 4 टाइम्स बढ़ा देंगे ना? टेंशन 4 टाइम्स बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही। ओके, अगर आप चाहते हैं कि स्पीड आपके पास जो है वो डबल हो जाए, क्योंकि टी के ऊपर एक स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट हमारे लिए बड़ा अहम है। अगर आप चाहते हैं कि टेंशन जो है वो स्पीड जो है वो डबल हो, तो आपको टेंशन को जो है वो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम शायद कुछ बात जो वो टी इक्वल 2.m ओवर के हवाले से सीधा की हो, कि जिन रिलेशन में स्क्वायर रूट होता है ना, वहां पे आपको थोड़ी एहतियात करनी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास टेंशन है, मैं सिर्फ टेंशन को डबल करूं, देखिए अब ये फर्क है। अगर टी जो है वो आपको स्पीड v दे रहा है, अगर मैं टेंशन को डबल करूंगा तो जो स्पीड है वो अंडर रूट 2 टाइम्स v होगी, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। तो अगर आप t को 4 टाइम्स करते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम पढ़ना चाह रहे थे ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए थी वो थी स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव, जो हमने डिस्कस कर ली कि आप स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव कैसे निकाला करते हैं। अब जरा स्टैंडिंग वेव के टॉपिक पे वापस आए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम टॉपिक जो है वो सही तरह इवन शुरू भी कर पाएंगे, क्योंकि अब टाइम जितना कम रह गया। लेकिन मैं सिर्फ कुछ सरसरी सी बातें आपको बता दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करेंगे। उससे पहले कल यानी मंडे को आपका जो एक वीकली टेस्ट हुआ करता है, उसमें सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन तक का पोर्शन आएगा, उसमें वेव वाला पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। यानी जहां मैंने आज वेव स्टार्ट किया वो मंडे के टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन तक हम लास्ट टाइम तक पढ़ चुके थे वो आपके पास जो है वो टेस्ट में इंक्लूडेड होगा। अच्छा देखिए, अब जो केस हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं जल्दी से उस केस को जरा सरसरी तौर पे जो है वो समझा दूं। हम करेंगे ये कि हम कंसिडर करेंगे एक स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी लेंथ l, जिसको दोनों एंड से टाई कर दिया जाएगा। जब आप इसको प्लग करेंगे फ्रॉम द सेंटर, तो आपको इस तरह का एक पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। आपने इसको इसके मिडिल से प्लग किया, जिस पॉइंट से आप प्लग करते हैं याद रखिएगा वो पॉइंट हमेशा एंटी नोड होता है। तो जो रूल आपको समझाना चाह रहा हूं ये कि जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को प्लग किया जाएगा
उस पॉइंट को हम नाम देते थे एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग टाई होता है, या और आसान कर लें, जिस पॉइंट से वेव रिफ्लेक्ट होती है, उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। उस जीरो डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं किसका? नोड का। उस जीरो डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दिया करते हैं किसका? नोड का। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कहलाता है एंटी नोड। यहाँ पर एक्स जीरो है और यहाँ पर एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। ठीक, हमें जो है वो ये बात याद रखनी है अगली क्लास के हवाले से, बस ये उसूल याद रखिएगा। जिस पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाई होगा, अटैच्ड होगा, वहां नोड बनेगी। अगर यहाँ पर जो है वो एक बात आप और याद कर लें, जिस पॉइंट से वेव रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट पे हमेशा नोड बना करता है। ठीक, और जिस पॉइंट से आप स्ट्रिंग को प्लग करेंगे वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्योंकि हमारी जो अगली क्लास होगी वो सिर्फ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव पे ही होगी। वहां पर हम ये सारी बातें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो कुछ पढ़ा, अगर आप में से किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अब सवाल कर सकते हैं। जी सर सर एनईडी की टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होती है एनईडी की टेस्ट में। एनईडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और सर कितने एमसीक्यूज होते हैं, मतलब मेरे ख्याल से हर कितने सेक्शन में होते आपके हैं? पास 25 एमसीक्यूज होते होंगे। अच्छा, सही, ठीक है सर। यस सर। हाँ, इखलाक कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, नहीं। जी अब्दुल मोइस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सर सलाम। ये v इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू, यहाँ से समझा दो थोड़ा सा, ये समझ में नहीं आया। देखिए सर, मैं ये समझा रहा था कि अगर आप बात करते हैं ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव्स की, तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग पे, राइट, और उसके साथ साथ लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग पे, v इक्वल अंडर रूट टी ओवर म्यू। ठीक, अब हमें मालूम है कि जो टेंशन है वो हमेशा जो है वो वेट के बराबर होगी। ठीक, यस सर। और यानी वेट का मतलब कैपिटल एम जी हो जाएगा, और जो लीनियर डेंसिटी है वो एम ओवर एल के बराबर होगी, मास पर यूनिट लेंथ के। अब अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीड को डबल करें, तो स्पीड को डबल करने का मतलब है कि जो टेंशन होगी उस टेंशन को आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों 4 टाइम्स करना पड़ेगा? क्योंकि टेंशन के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। हम ये बात कह रहे हैं कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट टी वी, अंडर रूट टी के। जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। तो जिस नंबर से आप टेंशन को चेंज करेंगे, वेलोसिटी उसके स्क्वायर रूट से चेंज होगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ वी विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास। मैं लेक्चर भी आपसे शेयर भी कर लूंगा। अगर कोई भी क्यूरी इससे मुतालिक, जो एक प्रैक्टिस टेस्ट है गूगल ड्राइव पे, उससे रिलेटेड आपके जहन में हो, फील फ्री टू आस्क। ओके, नाउ वी विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास।